देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई को चलाने वाली मुंबई लोकल जंबो मेगा ब्लॉक पर हो रही है। पर ये क्यों और किस वजह से, सीधा रुख करेंगे यहीं पे जो अधिकारी है उनसे। स्वप्निल जी का हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्यों ये जंबो मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है? इसमें जो जंबो मेगा ब्लॉक आप बोल रहे हैं, ये दो पार्ट में लिया जा रहा है। पहला जो ब्लॉक है वो 63 घंटे का ब्लॉक है, वो थाना में लिया जा रहा है, जो ब्लॉक कल रात में 12:30 बजे से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें थाना का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 इनकी जो चौड़ाई थी वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों की जो काफ़ी पुरानी वहाँ पे डिमांड थी कि वहाँ पे एस्केलेटर और लिफ्ट का प्रावधान उन प्लेटफॉर्म पे किया जाना चाहिए, उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ में वहाँ पे जो सीढ़ियाँ अभी लगी हुई हैं उनकी चौड़ाई भी हम लोग बड़ी कर पाएंगे, जिसके चलते यात्रियों को वहाँ पे कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा सुखकर तरह से वो प्रवास कर पाएंगे। साथ ही में दूसरा ब्लॉक जो 36 घंटे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे लिया गया है, वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 इन दोनों की लंबाई बढ़ाने के लिए गया है। जो प्लेटफॉर्म्स पहले 18 कोच के लिए पर्याप्त थे, वो प्लेटफॉर्म अब 24 कोच की गाड़ियां उनके ऊपर हैंडल कर पाएंगे, जिससे कि लंबी दूरी के जो यात्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पाएंगे। इसलिए ये ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक में आज के दिन में लगभग 161 सबर्बन ट्रेनें कैंसिल होंगी और 3 दिन का अगर पूरा देखा जाए तो उसमें मिला के 930 सबर्बन ट्रेनें इसमें कैंसिल होगी। साथ ही साथ में जो लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस हैं वो आज 4 कैंसिल होंगी और 3 दिनों का पूरा गिनेंगे तो 67 लंबी दूरी की जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो हम लोगों को कैंसिल करनी पड़ी है। यदि अगर देखिए ये सुविधा देने के चक्कर में कई यात्रियों को असुविधा भी हुई है, तो उसके लिए पर्याप्त क्या प्रोविजंस किए? कई अलग जो ट्रैवलर्स का है, जैसे बीएसटी हो, केडीएमसी हो, इनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है प्रशासन की ओर से? इसमें ऐसा है कि कोई भी सुविधा बिना किसी कष्ट के नहीं मिल पाती कहीं पे भी, तो इसके लिए ये समझना आवश्यक होगा कि ये जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के काम हो रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को दीर्घकालीन सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं उनके लिए, यात्रियों के लिए ही की जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई कर का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट हमको हमेशा साथ देते आया है, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हीं को बेनिफिट करने वाला है। किंतु जैसे आपने बताया कि इस चीज़ों के लिए बेस्ट और बाकी की जो केडीएमसी और टीएमसी इन सभी से हमारी बात हो चुकी है। बेस्ट आज के दिन में करीब लगभग 56 गाड़ियाँ जो हैं उनकी वो एडिशनल पेयर्स चला रहा है, एडिशनल उनके ट्रिप्स उन्होंने कराए हुए हैं ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और जैसा कि मैं अभी कंट्रोल रूम में पूरा देख के आ चुका हूँ, सभी प्लेटफॉर्मों की स्थिति के ऊपर सारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहीं पे भीड़ है तो उसके लिए मुआयना भी किया जा रहा है। तो हमने ये देखा है अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसीलिए हम सारे मीडिया कर्मियों को और मुंबईकरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मध्य रेलवे के इस आह्वान को बहुत पॉजिटिवली लिया और मीडिया कर्मियों ने ये उन तक सब तक पहुंचाया, जिसके चलते कि हमें ये यात्रियों का बहुत अच्छा सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है। और जल्द ही मुंबई डिवीज़न मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए, ये जो बेटर सुविधाओं के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड का काम है वो कंप्लीट करेंगी और आपकी सेवा में फिर से वापस हाजिर होगी। सर, यदि अगर देखें तो सेवा में हाजिर होगी, ये प्रोजेक्ट किस अंतर्गत किया जा रहा है और इसके लगने वाली लागत कितनी है? क्योंकि ये आम नागरिकों का पैसा जो खर्चा होता है वो कितना है और क्या? इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो थाना का प्रोजेक्ट है ये भी एक फेजिंग का पार्ट है, ये अलग से इसका प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। और साथ ही साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो प्रोजेक्ट है यार्ड रिमॉडलिंग का, इस प्रोजेक्ट की भी अभी केवल फ़ेज़ 1 की जा रही है, जिसमें फ़ेज़ 2 में इसका प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 12 और 13 ये जो बढ़ाने का प्रपोजल है वो अभी बाकी है। अभी केवल प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का हमने प्रोजेक्ट इंक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है वो भी किया गया है, जिसमें यहाँ पे पहले इंटरलॉकिंग की जो सिस्टम थी वो रूट रिले इंटरलॉकिंग थी, जिससे अभी हमने उसको परिवर्तित किया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है और उसमें जो फेलियर्स की संभावनाएँ हैं वो भी कम होती है।
तो ये इस ब्लॉक का यही 2 पर्पज़ रहा है। इसमें लागत कितनी लगी है, क्योंकि ये आम नागरिकों का खर्चा हो रहता है, तो इसमें लागत कितनी है? इसकी जो लागत है ये जब दोनों फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद में इस पे वो फाइनलाइजेशन मिल पाएगा। इसमें जो जंबो मेगा ब्लॉक आप बोल रहे हैं ये 2 पार्ट में लिया जा रहा है। पहला जो ब्लॉक है वो 63 घंटे का ब्लॉक है, वो ठाणा में लिया जा रहा है, जो ब्लॉक कल रात में 12:30 बजे से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें ठाणा का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 इनकी जो चौड़ाई थी वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों की जो काफ़ी पुरानी वहाँ पे डिमांड थी कि वहाँ पे एस्केलेटर और लिफ्ट का प्रावधान उन प्लेटफॉर्म पे किया जाना चाहिए, उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ में वहाँ पे जो सीढ़ियाँ अभी लगी हुई हैं उनकी चौड़ाई भी हम लोग बड़ी कर पाएंगे, जिसके चलते यात्रियों को वहाँ पे कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा सुखकर तरह से वो प्रवास कर पाएंगे। साथ ही में दूसरा ब्लॉक जो 36 घंटे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे लिया गया है, वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 इन दोनों की लंबाई बढ़ाने के लिए गया है। जो प्लेटफॉर्म्स पहले 18 कोच के लिए पर्याप्त थे वो प्लेटफॉर्म अब 24 कोच की गाड़ियां उनके ऊपर हैंडल कर पाएंगे, जिससे कि लंबी दूरी के जो यात्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोग प्रदान कर पाएंगे। इसलिए ये ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक में आज के दिन में लगभग 161 सबअर्बन ट्रेनें कैंसिल होंगी और 3 दिन का अगर पूरा देखा जाए तो उसमें मिला के 930 सबअर्बन ट्रेनें इसमें कैंसिल होगी। साथ ही साथ में जो लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस हैं वो आज 4 कैंसिल होंगी और 3 दिनों का पूरा गिनेंगे तो 67 लंबी दूरी की जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो हम लोगों को कैंसिल करनी पड़ी है। यदि अगर देखिए ये सुविधा देने के चक्कर में कई यात्रियों को असुविधा भी हुई है, तो उसके लिए पर्याप्त क्या प्रोविजंस किए? कई अलग जो ट्रैवलर्स का है जैसे बीएसटी हो, केडीएमसी हो, इनसे आपकी कोई बातचीत हो चुकी है प्रशासन की ओर से? इसमें ऐसा है कि कोई भी सुविधा बिना किसी कष्ट के नहीं मिल पाती कहीं पे भी, तो इसके लिए ये समझना आवश्यक होगा कि ये जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के काम हो रहे हैं जिससे कि यात्रियों को दीर्घकालीन सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं उनके लिए यात्रियों के लिए ही की जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई कर का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट हमको हमेशा साथ देते आया है, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हीं को बेनिफिट करने वाला है। किंतु जैसे आपने बताया कि इस चीज़ों के लिए बेस्ट और बाकी की जो केडीएमसी और टीएमसी इन सभी से हमारी बात हो चुकी है। बेस्ट आज के दिन में करीब लगभग 56 गाड़ियां जो हैं उनकी वो एडिशनल पेयर्स चला रहा है, एडिशनल उनके ट्रिप्स उन्होंने कराए हुए हैं ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और जैसा कि मैं अभी कंट्रोल रूम में पूरा देख के आ चुका हूँ, सभी प्लेटफॉर्मों की स्थिति के ऊपर सारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसके ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहीं पे भीड़ है तो उसके लिए मुआयना भी किया जा रहा है। तो हमने ये देखा है अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसीलिए हम सारे मीडिया कर्मियों को और मुंबईकरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मध्य रेलवे के इस आह्वान को बहुत पॉजिटिवली लिया और मीडिया कर्मियों ने ये उन तक सब तक पहुंचाया, जिसके चलते कि हमें ये यात्रियों का बहुत अच्छा सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है। और जल्द ही मुंबई डिवीज़न मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए, ये जो बेटर सुविधाओं के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड का काम है वो कंप्लीट करेंगी और आपकी सेवा में फिर से वापस हाजिर होगी। सर, यदि अगर देखें तो सेवा में हाजिर होगी, ये प्रोजेक्ट किस अंतर्गत किया जा रहा है और इसके लगने वाली लागत कितनी है, क्योंकि ये आम नागरिकों का पैसा जो खर्चा होता है वो कितना है और क्या? इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो ठाणा का प्रोजेक्ट है ये भी एक फेजिंग का पार्ट है, ये अलग से इसका प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। और साथ ही साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो प्रोजेक्ट है यार्ड रिमॉडलिंग का, इस प्रोजेक्ट की भी अभी केवल फ़ेज़ 1 की जा रही है, जिसमें फ़ेज़ 2 में इसका प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 12 और 13 ये जो बढ़ाने का प्रपोजल है वो अभी बाकी है। अभी केवल प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का हमने प्रोजेक्ट इंक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है वो भी किया गया है, जिसमें यहाँ पे पहले इंटरलॉकिंग की जो सिस्टम थी वो रूट रिले इंटरलॉकिंग थी, जिससे अभी हमने उसको परिवर्तित किया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है और उसमें जो फेलियर्स की संभावनाएं हैं वो भी कम होती है। तो ये इस ब्लॉक का यही 2 पर्पज़ रहा है।
इसमें लागत कितनी लगी है, क्योंकि ये आम नागरिकों का खर्चा हो जाता है, तो इसमें लागत कितनी है? इसकी जो लागत है ये जब दोनों फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद में इस पे वो फाइनलाइजेशन मिल पाएगा। ठीक है, ये थे स्वप्निल जी जो हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में सुविधा देने के लिए अब मुंबईकरों को थोड़ी असुविधा हो रही है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशीकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई।